हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू नाइट स्टडी। हम लोग कर रहे थे हमारी एमसीक्यू सीरीज़, और उस एमसीक्यू सीरीज़ में हमने अकाउंटेंसी, मनी एंड बैंकिंग एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एमसीक्यूज़ ऑफ बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, तो विदाउट एनी देरी हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, जो क्वेश्चंस हैं बायलिंगुअल हैं, तो जो भी फ्रेंड्स आपके, चाहे वो हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, दे आर हेल्पफुल फॉर दैम, दे आर हेल्पफुल एवरीवन। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली। मतलब ऐसा क्या है जो किसी एक उद्देश्य उन्मुखी होता है और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुशलतापूर्वक काम करवाने की कला है। मतलब गेटिंग थिंग्स डन, प्राप्त करने के लिए काम करने का नहीं, काम करवाने की एक कला है। तो वो क्या होता है भाई, हमने हमेशा से पढ़ा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने की कला है। कैसे? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावपूर्वक काम करवाने की कला को हम क्या बोलते हैं? प्रबंधन। ठीक है, अब इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इफ़ेक्टिव मतलब प्रभावपूर्ण, दो टर्म्स हम हमेशा पढ़ते हैं, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट। ठीक है, इफ़ेक्टिव इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रभावपूर्ण, जिसका मतलब है कि भाई काम ऑन टाइम हो एंड कंप्लीट हो, सही समय पर सही कार्य करने का जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव काम होना। एफिशिएंट क्या है? जहाँ पर जो काम हो रहा है वो कॉस्ट बेनिफिट के साथ में हो, लागत की हमें जो है वो लाभ मिले, लागत में लाभ मिले, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन या अधिक से अधिक आउटपुट हम ला पाएँ, दैट इज़ एफिशिएंट वर्क या कुशलतापूर्वक कार्य। ठीक है, फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट इज़ द प्रोज ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ अदर्स। ठीक है, दूसरों से काम करवाने की कला है। विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली, कुशलतापूर्वक उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ बेसिक फंक्शंस नेसेसरी टू गेट थिंग्स डन। क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करने की जो एक श्रृंखला है उसे हम क्या बोलते हैं? एक पूरा सीरीज़ है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोसेस, प्रक्रिया। प्रक्रिया में अनेक स्टेप आते हैं, अनेक कदम आते हैं या अनेक क्रियाएं आती हैं जो किसी काम को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफिशिएंट मीन्स, एफिशिएंट मीन का मतलब कंप्लीटिंग अ टास्क करेक्ट विथ मिनिमम कॉस्ट। जी अभी तो ये बात किया था, विथ नो वेस्टेज। जी हो सकता है। कंप्लीटिंग ऑफ टास्क ऑन टाइम एंड कंप्लीटिंग द टास्क इन 1 वीक। अरे 1 वीक कहाँ से आ गया, हमें टाइम थोड़ी ना पता था। और टाइम पर टास्क कंप्लीट करना तो इफ़ेक्टिवनेस कहलाता है, इफ़ेक्टिवनेस कहलाता है। एफिशिएंसी क्या है? काम सही करना, मिनिमम कॉस्ट पर करना, विथ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड AIMA का विस्तारण स्वरूप क्या है? तो दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, तो चाहे हम बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव की बात करें, चाहे बिज़नेस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करें, ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक, सोशल एंड पर्सनल। यहाँ पे NEL वाला आएगा। यहाँ पे इस पर्सनल का मतलब होता है जो हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं उनके लिए काम। ठीक है, तो इकोनॉमिक में बेसिकली 3 ही चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट कमाना, ग्रो करना और मार्केट में सर्वाइव करना। सोशल में आता है कि बिजनेस या बिजनेस मैनेजमेंट सोसाइटी मतलब नेशन के लिए क्या काम कर रहा है, फेयर वैल्यू पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाना, नीड्स फुलफिल करना, अपॉर्चुनिटीज़ देना एम्प्लॉयमेंट की, इस तरह की चीज़ें। एंड पर्सनल में वो चीज़ें आती हैं जो मतलब वो अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहा है। जैसे उनके लिए बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट लाना, मेडिकल बेनिफिट्स देना, एक्सेट्रा। ठीक है,
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है, तो लाभ संगठन जो है वो इसका एक उद्देश्य नहीं है। सो द आंसर विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 6th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट, निम्न में से कौन सा मैनेजमेंट का एक फीचर है? ठीक है, सो बेसिकली ये कार्यात्मक भेदभाव करता है? जी नहीं। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए? नो, ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन ने अगर MBA किया है तभी वो मैनेजर बन सकता है। अगर किस में स्किल्स हैं तो वो भी एक मैनेजर बन सकता है। तो विशेषज्ञता का उच्च स्तर की आवश्यकता नहीं होती है। इंक्रीज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ इंक्रीज़ करता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करता। मतलब उसका ये काम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ इंक्रीज़ करना, उसका काम है ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सारे काम करवाना, और उसके बेस पर आगे जो है एक्सपेंशन या बिजनेस की ग्रोथ होती है। लेकिन ये एक यूनिवर्सल फिनोमियन है? जी बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल फिनोमियन है। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर है, क्योंकि मैनेजमेंट, यूनिवर्सल फिनोमियन का मतलब है सार्वभौमिक घटना, मतलब हर जगह चाहिए होता है। चाहे आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी मैनेजमेंट चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, होम मैनेजमेंट चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट चाहिए, पार्टी मैनेजमेंट चाहिए, एवरीथिंग, ये एवरीवेयर मैनेजमेंट इज़ नीडेड, हर जगह प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो D will be the right answer. Next question 7th, which of the following is not a social objective? निम्न में से कौन सा एक सामाजिक उद्देश्य नहीं है? तो अभी हमने ऊपर बात की थी कि सामाजिक उद्देश्य कौन से होते हैं? वे उद्देश्य जो किसके हिसाब से काम कर रहे हैं? हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से देखो कौन सा है देश के लिए। अच्छा, इसमें नॉट पूछा है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, नागरिक गतिविधियों के लिए योगदान। चलो आगे देखते हैं, हो सकता है काम करने की अच्छी और स्वस्थ परिस्थितियाँ। जी, ये जो होता है ये तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराएगा ना। जो मैनेजर है या मैनेजमेंट है वो एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट या हेल्दी वर्किंग कंडीशन किसके लिए प्रोवाइड कराएगा? एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोवाइड कराएगा। तो एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोवाइड करा रहा है, तो ये आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया भाई। यहाँ पे सोशल पूछा था, तो दिस इज़ नॉट अ सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जी, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं हम। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जी बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ सोशल ऑब्जेक्टिव। सो बी इज़ नॉट अ सोशल ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डिविजनल हेड्स आर, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ गया। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में आते हैं आपके सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, लाइक CEO, CFO, ठीक है, चेयरपर्सन, जनरल मैनेजर। मिडल में आ जाते हैं आपके सारे सब हेड्स, मतलब डिपार्टमेंटल हेड्स एंड डिविजनल हेड्स। एंड लोअर में आ जाते हैं आपके सुपरवाइज़र, फोरमैन, जो डायरेक्टली वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं। तो डिविजनल हेड किस में आ रहे हैं? मिडल लेवल में आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन परचेज लो क्वालिटी इनपुट इन अ डिपार्टमेंट, इट विल रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट विच फर्दर रिजल्ट इन लो सेल, लो रेवेन्यू एंड सो ऑन विथ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज बीइंग हाईलाइटेड। कौन सा फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इसमें हाईलाइट किया गया है? रमन लो क्वालिटी इनपुट ले रहा है, मतलब रॉ मटेरियल जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं ले रहा है, जिससे प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं बनेगा, सेल भी अच्छी नहीं होगी एंड रेवेन्यू भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का कौन सा काम हाईलाइटेड हो रहा है? समन्वय सभी प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। समन्वय एक जानबूझकर डेलिब्रेटेड कार्य है। समन्वय एक व्यापक कार्य है, या इनमें से कोई नहीं। सो देखो यहाँ पर रमन का जो काम था वो रॉ मटेरियल परचेज करना था, तो उस टाइम पर उसे कोऑर्डिनेट करना था बाकी लोगों से कि मुझे क्या कब कैसे खरीदना है। तो समन्वय जो है वो सभी प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। ये वाला जो उसका फंक्शन है वो यहाँ हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिज़ाइन अ सूटेबल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट। ये कौन से लेवल का काम है? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन प्लान करना ये कौन से लेवल का काम है? सो अभी हमने बात, ये काम है बेसिकली मार्केटिंग हेड का। मार्केटिंग हेड का काम है। और मार्केटिंग हेड क्या होता है? एक डिपार्टमेंट का हेड होता है, तो वो आता है मिडल लेवल में, अभी हमने ऊपर बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाउ आर प्रिंसिपल डिराइव्ड, प्रिंसिपल कहाँ से आते हैं, प्रिंसिपल मतलब ये यहाँ मूलधन नहीं, यहाँ पर आएगा सिद्धांत, सिद्धांत कैसे बनते हैं, तो बेसिकली अथॉरिटी से, कमांड से, इक्विटी से या ऑर्डर्स से। सो बेसिकली ऑर्डर्स, एक क्रम में जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, जब एक क्रम आता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं, उससे कुछ रिजल्ट निकल रहा है, देन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो इस तरह से प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के बेस पर जो है सिद्धांतों को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मैनेजर ग्रांट्स ऑन मंथ लीव to a supervisor with pay and only 1 week medical leave to an accountant, मतलब जो मैनेजर है वो सुपरवाइज़र को तो 1 महीने की सैलरी दे रहा है, वो भी विथ पे, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 वीक की मेडिकल लीव दे रहा है अकाउंटेंट को। तो यहाँ पर मैनेजर क्या कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स या प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो बेसिकली ये इनइक्वालिटी कर रहा है ना, ये जो है काम ये जो है आपके इक्वालिटी मतलब बिल्कुल समान बिहेवियर नहीं कर रहा है, बायसनेस दिखा रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। अब मैनेजर को मैं से, कि मैं ये काम करता हूँ से लेकर या मैं ये काम करूँगा, मैं आदेश दूंगा से हटकर हम पर आ जाना चाहिए, हम ये काम करेंगे। तो ये कौन से सिद्धांत पर जोर दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट दे क्रॉप्स। एस्प्रिट दे क्रॉप्स का मतलब है यूनिटी, यूनिटी, आपस में यूनिटी बना के रखना। एस्प्रिट, स्प्रिट्स होती है ना आत्माएं, उनकी क्रॉप्स, उनकी, या आप क्रॉप्स से याद कर लो कि भाई जो फसलें होती हैं वो साथ में बनी रहती हैं, इस तरह से यूनिटी होता है इसका मतलब। बाकी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इसका मतलब है कि मैनेजर को जो सबॉर्डिनेट सजेशंस दे रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। डिवीज़न ऑफ वर्क, सारे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए और हर किसी को एक स्पेशलाइज्ड वर्क देना चाहिए कि भाई आप इसमें स्पेशलाइज्ड हो तो आप ये काम करो, आप इसमें स्पेशलाइज हो तो आप ये काम करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश इन, जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की सीरीज़ है वो कौन सी पत्रिका, कहाँ पर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी अमेरिका में। साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया किसने था, F.W. टेलर ने। कौन थे ये, मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, ऐसे याद किया था कि भाई साइंस पढ़ के इंजीनियरिंग करी, कुछ मिला नहीं तो टेलर बन गया। सो ऐसे आप याद कर सकते हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, F.W. टेलर ने, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, फैक्ट्रीज़ में काम की करते करते उन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट का पुराना नाम क्या था, शॉप मैनेजमेंट, लेकिन 1911 में बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें इसका नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the aim of unity of command principle? यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या होता है, पहले तो ये समझो। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक सबॉर्डिनेट का एक ही बॉस होगा, वो उसी से कमांड लेगा और उसी को रिपोर्ट करेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, अच्छा ये जो प्रिंसिपल है किसने दिया था, ये दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में। किसने, हेनरी फ्योल ने। ठीक है, सो इस प्रिंसिपल का फ़ायदा क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ करता है, मतलब जो एक्टिविटीज़ बार बार हो रही हैं कि भाई आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, या ये काम हो चुका है दोबारा से करवाया जा रहा है, इसको बचाता है। इट प्रिवेंट्स डुअल सबॉर्डिनेट्स, दोहरी अधीनता को बचाता है। या इट प्रिवेंट्स सिंगल सबॉर्डिनेट, क्योंकि सिंगल सबॉर्डिनेट तो है ही ना, डुअल सबॉर्डिनेट भी हो ही सकते हैं। एक इंसान के अंदर बहुत लोग हो सकते हैं, मतलब अंडर बहुत लोग काम कर सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं, लेकिन एक पर्सन का सीनियर मतलब बॉस एक ही होगा। ये है यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब। तो ये ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ को बचाता है। ओके, सो ये गतिविधियों की अतिव्याप्तिकरण को रोकता है, ओवरलैपिंग को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर फॉर ईच अदर।
एक दूसरे की तरफ मैनेजर्स एंड वर्कर्स का एटीट्यूड चेंज करना, ये कौन से प्रिंसिपल के अंडर आता है? तो ये आता है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड के अंडर। इसका मतलब है कि सभी को, मतलब मैनेजर्स को सबॉर्डिनेट्स की तरफ एंड सबॉर्डिनेट्स को मैनेजर्स की तरफ जो है वो हार्मनी रखना है। हार्मनी का मतलब है उनके बारे में सोचकर काम करना, ठीक है। और ये कौन सा है? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब यहाँ पर कॉपरेशन पर ध्यान देना है। मैनेजर्स शुड फोर्स द सबॉर्डिनेट या मोटिवेट द सबॉर्डिनेट कि भाई वो लोग जो हैं कॉपरेशन पर ध्यान दें, सिर्फ खुद पर ध्यान ना दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट में मोटिवेशन के लिए क्या अपनाया गया था? मोटिवेशन के लिए किस टेक्निक का यूज़ किया था एफडब्ल्यू टेलर ने, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे, कि भाई कौन सा फॉरमैन है जो काम को ऑर्डरली और सिस्टमैटिकली होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट में फंक्शनल फॉरमैनशिप अपनाई गई थी, मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं जिसको हम क्लर्क कहते थे, चारों को क्लर्क कहते थे, और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं जिसको हम बॉस कहते थे, ठीक है। प्लान कोई और करेगा, एग्जीक्यूशन कोई और करवाएगा। जो प्लान कर रहे हैं वो प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं वो बॉस कहलाते थे, ठीक है। जो एक सबॉर्डिनेट है वो इन 8 को रिपोर्ट करता था और 8 की कमांड मानता था इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन में। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया गया था, ये आपने याद रखना है कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड इज़ नॉट फॉलोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से काम करवाने का परफॉर्मेंस। तो देखो, यहाँ तीनों क्लर्क हैं, है ना, तीनों क्लर्क हैं। तो क्लर्क तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में थे, परफॉर्मेंस के उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विनय संबंधी फॉरमैन था हमारा, वो जो है काम को सिस्टमैटिक वे में करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सो द आंसर विल बी डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंड फेयर एंड जस्टिफाइड ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़, वो फ्योल के कौन से प्रिंसिपल में आता है कि भाई सबके साथ में एक काइंड, फेयर और जस्टिफाइड ट्रीटमेंट करना है? ये कौन से प्रिंसिपल में आता है? तो आप वैसे ही समझ आओगे, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, कि भाई लोगों को दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इक्विटी, कि भाई सबके साथ इक्वलिटी बना के रखनी है, जस्टिफाइड बिहेवियर करना है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बाकी प्रिंसिपल्स कौन से हैं? रेम्यूनरेशन टू पर्सनल, मतलब सबको एक फेयर रेम्यूनरेशन देना है, एक सही तरीके से पारिश्रमिक देना है हर एम्प्लॉय को। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब हर एक पर्सन को आपको अपने यहाँ रिटेन करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि भाई पर्सन आ रहे हैं जा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है आपके यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की। एस्पिरिट द क्रॉप्स, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, यूनिटी बना के रखने का प्रयास करना है, आई को वी से रिप्लेस कर देना है बाय दी मैनेजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ वियोलेशन ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क? डिवीज़न ऑफ वर्क के सिद्धांत को निम्न में से क्या फॉलो नहीं किया जा रहा है? लैक ऑफ एफिशिएंसी, देयर विल बी स्पेशलाइजेशन, तो भाई स्पेशलाइजेशन तो होगी, ठीक है, तो ये तो डिवीज़न ऑफ वर्क के अंडर आता ही है। एफिशिएंसी नहीं है, अगर एफिशिएंसी नहीं है तो डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केस स्टडी है। इन नैन्सी लिमिटेड कंपनी द चीफ मैनेजर श्योर दैट एवरी ऑर्डर और इन्फॉर्मेशन इज गिवन
वाई ही बी पास द वाइस प्रेजिडेंट देन हेड ऑफ द वाइस डिपार्टमेंट। मतलब एक ऑर्डर जो है वो प्रॉपर चल रहा है, सबसे पहले चीफ मैनेजर को मिल रहा है, देन वाइस प्रेजिडेंट को, एंड देन डिपार्टमेंट हेड्स को, एंड देन टू द एम्प्लॉयज़, एंड एम्प्लॉयज़ मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, ओनली ही नेवर अलाउज एम्प्लॉय टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ हिम। मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जब इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो रिलेटेड अपर एम्प्लॉयज़ से ही मिलेगी, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं होगा चीफ मैनेजर या डिपार्टमेंटल मैनेजर से। तो ये कौन सा केस है? ये है बेसिकली स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या थी? एक स्केलर चेन है, ठीक है, A B C D E F G। अगर A को C से डिस्कस करना है तो उसे B C देन D के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी, ठीक है। और अगर इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी आती है और तो सेम लेवल के जो लोग हैं वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको हेनरी फ्योल ने नाम दिया था गैंग प्लैंक। क्या नाम दिया था? गैंग प्लैंक, ठीक है। सो यहाँ पर जो केस दिखाया जा रहा है दैट इज़ दी स्केलर चेन, ठीक है। चलो बाकी क्या है भाई? बाकी जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग हर एवरीथिंग शुड बी ऑन राइट प्लेस। हर चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। मेथड स्टडी ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का नहीं है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का है, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस लोन। ये बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आ गए कि भाई बैंक ने हाउस लोन पर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है? सो बेसिकली ये एग्जाम्पल है आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट कम करना डायरेक्टली कनेक्टेड है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से। और मॉनेटरी पॉलिसीज है सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज किस में आती हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट से ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है इन आर कोर्स, जिन्होंने पढ़ा है वो उनको पता होगा। द प्रोजेक्ट ऑफ नैनो वॉज स्टेबलाइज इन गुजरात इज लोकेटेड बाय विच फर्दर फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। जो नैनो का प्रोजेक्ट था वो स्टेबलाइज हो गया, मतलब इतना ज़्यादा चला नहीं। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है? सो ये बेसिकली आपका है सेम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ही इफ़ेक्ट की थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का या सामाजिक पर्यावरण का मतलब है कि आपके जो सोसाइटी है उसके रिचुअल्स क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं। तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जी नहीं, ये तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, नहीं, ये लीगल एनवायरनमेंट का है। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, जी कंपोजिशन ऑफ फैमिली का कंपोजिशन कैसा है ये आपका बताता है सोशल एनवायरनमेंट के अंडर, और इस तरह से आपको सोशल एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये भी आपका लीगल एनवायरनमेंट का है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन एक्ट वाज लॉन्च्ड इन। तो ट्रेड यूनियन एक्ट जो कि लीगल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, फैक्ट्रीज़ को इफेक्ट करता है, तो ये आपका जो लागू हुआ था दैट इज़ 1926। 1948 में फैक्ट्रीज़ एक्ट आया था जो कि सेम पर्पस से आया था कि भाई जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि 1944 में बनाया गया था। इनके जो वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को, ठीक है। ये आपके इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, द वन इज माइक्रो एंड द अनदर इज मैक्रो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। राजनैतिक वातावरण का मुख्य तत्व नहीं है। तो भाई एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ना जी। द कंडीशन ऑफ द कंट्री, हो सकता है। द लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, जी ये भी हो सकता है। प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, जी ये तीनों ही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट, निम्न में से क्या एक बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, व्यवसायिक वातावरण का जो है वो विशेषता नहीं है। अनसर्टेनिटी, जी बिल्कुल रहती है, कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कभी सोसाइटी चेंज हो रही है। सापेक्षता, रिलेटिविटी, सारे एनवायरनमेंट दूसरे से रिलेटेड हैं, जी बिल्कुल हैं। एम्प्लॉयज़, हाँ, नो। एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स भी होता है एनवायरनमेंट, बस एम्प्लॉय कुछ ऑकवर्ड है एंड एम्प्लॉय का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, एम्प्लॉय, कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक फोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज, स्पेसिफिक फोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज, कि भाई दो फोर्सेज होती हैं, एक होती है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ठीक है, जो माइक्रो है वो बिजनेस के थोड़ा सा कंट्रोल में होती है, इसको हम स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं। मैक्रो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती और सारे बिजनेस के इसलिए सेम होती है, इसलिए इसको हम जनरल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक फोर्सेस क्योंकि बिजनेस के थोड़ा कंट्रोल में है और इसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ह्यूमन से रिलेटेड हैं, सो बेसिकली ये आपके ह्यूमन फोर्सेस भी बोले जाते हैं एंड जर्नल को हम नॉन ह्यूमन फोर्सेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991, सो 1991 से पहले हम लोग थे क्लोज इकोनॉमी एंड 1991 के बाद बन गए ओपन इकोनॉमी, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी आ गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि लॉन्च की गई थी जुलाई 1991 में एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 24 जुलाई ऑफ अनाउंसमेंट। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ। ओके, सो ये तो था MCQ वाला पोर्शन। डिटेल्स वीडियोस जो हैं वो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी ऐप पर, फॉर विच यू हैव टू डाउनलोड DNS एजुकेयर ऐप। ठीक है, और आपको वहाँ पर जाना है, कोर्सेज विजिट करने हैं, कोर्सेज में एनरोल करना है, फ़ीस सबमिट करनी है। द फ़ी इज़ 1220। ठीक है, ओनली फॉर कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, MCQ सेशंस, प्रैक्टिस सेट्स एंड मच मैनी थिंग्स मोर। ठीक है, इसके अलावा क्लैश कोर्स भी लॉन्च हो रहा है सून, एग्ज़ाम से पहले ही लॉन्च हो जाएगा। सो होप टू सी यू इन द क्लास। ठीक है, क्लासेस में मिलते हैं। सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी है DNS की जिम्मेदारी। बाय बाय।